हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है। हम कक्षा 9 से 12 के लिए चलने वाली पुस्तक नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पूर्व की कक्षाओं में हमने विकारी शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण का अध्ययन कर लिया है। आज की कक्षा में हम क्रिया पर बात करेंगे। क्रिया के कितने भेद होते हैं, क्रिया में से प्रतियोगी परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे या पूछे जाते रहे हैं, इन सब पर चर्चा आज की कक्षा में हम करेंगे। देखिए, क्रिया में से कई प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण कौन सा है, निम्न में से सकर्मक क्रिया कौन सी है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, जैसे हंसना, रोना, लिखना, उठना, और इनमें से आपको बताना होगा कि इनमें से सकर्मक क्रिया कौन सी है। तो लिखना जो है वह सकर्मक क्रिया है। इस प्रकार आपको देखना है। आपको पूछ लिया जाएगा कि अकर्मक क्रिया कहाँ प्रयुक्त हुई है। जैसे आपको दे देंगे ऑप्शन, लड़का पत्र लिख रहा है, वह पढ़ रहा है, बच्ची सो रही है, बच्चे केले खा रहे हैं। तो इन सब में अकर्मक क्रिया का प्रयोग कहाँ हुआ है, तो बच्ची सो रही है। ठीक इसी प्रकार आपसे पूछा जा सकता है कर्म के आधार पर भी और प्रयोग के आधार पर, संरचना के आधार पर, इन सभी भेदों को लेकर के आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग कहाँ हुआ है, पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग कहाँ हुआ है, या किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया का उपयोग हुआ है। आपसे प्रश्न बनाकर पूछा जा सकता है कि कमला ने शांति को पुस्तक दी, इसमें कौन सी क्रिया है, तो हम कहेंगे पूर्ण द्विकर्मक क्रिया। आपसे पूछ लिया जाएगा कि यहाँ द्विकर्मक क्रिया का उपयोग किस वाक्य में हुआ है। आपको वाक्य दे दिए जाएंगे। रमेश और मयंक दिल्ली जाएंगे, पहला। संगीता ने राधा को पुस्तक दी, दूसरा। अनुराग ने आम और केले खरीदे, तीसरा। और चौथा ऑप्शन दे दिया जाएगा, विनीता कल से बीमार है। तो आप कहेंगे संगीता ने राधा को पुस्तक दी। यहाँ द्विकर्मक क्रिया का उपयोग हुआ है क्योंकि यहाँ 2 कर्म हैं। तो आइए देखते हैं क्रिया के विषय में पुस्तक हमें क्या कहती है और किस प्रकार से हमें जो प्रश्न हैं उनको हल करना है, और किन बातों को हमें ध्यान में रखना होगा जिससे कि हम क्रिया का पता कर सकें कि यहाँ सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है या द्विकर्मक क्रिया है या एक कर्मक क्रिया है। परिभाषा देखिए सबसे पहले क्रिया की। वे शब्द जिनके द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। वे शब्द जिनके द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उन्हें क्रियापद कहते हैं। संस्कृत में क्रिया रूप को धातु कहते हैं और हिंदी में उन्हीं के साथ ना लग जाता है, जैसे लिख से लिखना और हंस से हंसना। प्रकार देखिए, कर्म के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और संरचना के आधार पर 3 प्रकार से हम क्रिया का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम कर्म के आधार पर क्रिया का अध्ययन करेंगे और सर्वाधिक प्रश्न कर्म के आधार पर क्रिया से ही पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो देखिए, कर्म के आधार पर क्रिया के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक अकर्मक क्रिया और दूसरी है सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया कहाँ होती है? वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता है तथा क्रिया का प्रभाव वाक्य के प्रयुक्त कर्ता पर पड़ता है, वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। क्या कहना चाह रहे हैं कि अकर्मक क्रिया कहाँ होगी? जिस वाक्य में क्रिया का सीधा फल कर्ता पर पड़े, वे क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं होंगी। जैसे बच्चा रोता है, रमा पढ़ती है, दिनेश हंसता है, कुछ ऐसे वाक्य। तो हम कैसे पहचानेंगे अकर्मक क्रिया कहाँ है? इसको कैसे पहचानेंगे कि क्रिया के साथ यदि हम कौन लगाकर प्रश्न करते हैं तो क्रमशः जो उत्तर है वह फल के आधार पर आता है। जैसे बच्चा रोता है तो हम प्रश्न करते हैं कौन रोता है, तो बच्चा रोता है। ये जो अकर्मक क्रिया होती है इसके भी कई भेद होते हैं, लेकिन हमें इतना अंदर नहीं जाना। सीधा सीधा प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि निम्न में से अकर्मक क्रिया कहाँ होती है।
उदाहरण हमने आपको दे दिए हैं, जैसे यहाँ भी देखिए कुत्ता भौंकता है। प्रश्न करेंगे हम, कौन भौंकता है? कुत्ता भौंकता है। कविता हंसती है। हंसती कौन है? कविता। टीना रोती है। बच्चा रोता है। कौन रो रहा है? बच्चा रो रहा है। और आदमी बैठा है। कौन बैठा है? आदमी। तो यहाँ जो अकर्मक क्रिया है उसमें कर्म प्रयुक्त नहीं होता तथा क्रिया का प्रभाव वाक्य के प्रयुक्त कर्ता पर पड़ता है, वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। ध्यान रखेंगे, हमारे हिंदी में कुछ शब्द होते हैं जिनको देखकर हम सीधे सीधे पता लगा सकते हैं कि यहाँ अकर्मक क्रिया होगी। तो आप जैसे ध्यान रखेंगे, तैरना, उड़ना, नहाना, जागना, बोलना, सोना, रोना, धोना, टहलना, चमकना, ये जो सभी शब्द हैं, अगर हम इन शब्दों को भी ध्यान में रख लेते हैं तो हम बता सकते हैं कि यहाँ अकर्मक क्रिया होगी। जैसे एक और प्रश्न आया हुआ है आरपीएससी में ही कि किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, तो आपको वाक्य दे दिए जाएंगे। पक्षी आकाश में उड़ रहा है। चिड़िया दाना चुग रही है। पशु मैदान में चल रहे हैं। अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो अभी अभी हमने बात की कि उड़ना, रोना, धोना, सोना, बोलना, तैरना, ये शब्द जहाँ आएंगे हम बिना सोचे समझे जो ऑप्शन दिए हुए आएंगे उनमें से कह सकते हैं कि पक्षी उड़ रहा है, यह अकर्मक क्रिया है। और अगर हम बात करते हैं सकर्मक क्रिया की, तो सकर्मक क्रिया अर्थात कर्म के आधार पर क्रिया के जो दो भेद किए गए हैं, उसमें सकर्मक जो क्रिया होती है वो कर्म के साथ, यानी क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर अगर पड़ता है तो वह सकर्मक क्रिया होती है। जैसे सतीश ने केले खरीदे, बच्चा दूध पी रहा है। यहाँ अगर हम सकर्मक क्रिया की पहचान करते हैं तो कैसे करेंगे? ये जो वाक्य हैं, सतीश ने केले खरीदे और बच्चा दूध पी रहा है, यहाँ हम क्या लगाकर अगर प्रश्न करते हैं तो उत्तर स्वरूप हमें केला और दूध मिलता है। अर्थात अगर हम प्रश्न करते हैं कि बच्चा क्या पी रहा है, तो बच्चा दूध पी रहा है। यहाँ जो पीना है, खरीदना है, यह सकर्मक क्रिया है। कर्म रहित क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है और कर्म सहित क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। यह बहुत बड़ा अंतर है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। आइए पुस्तक हमें क्या कहती है सकर्मक क्रिया के संदर्भ में? वे क्रियाएं जिनका प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर न पड़ करके कर्म पर पड़ता है, अर्थात कर्म के साथ कर्म के सहित जो क्रिया होगी वह सकर्मक होगी और कर्म के रहित जो क्रिया होगी वह अकर्मक क्रिया होगी। इतना आप ध्यान रखेंगे। अर्थात वाक्य में क्रिया के साथ कर्म भी प्रयुक्त हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? सकर्मक क्रिया कहेंगे। जैसे भूपेंद्र दूध पी रहा है। भूपेंद्र क्या पी रहा है? तो भूपेंद्र दूध पी रहा है। नीतू खाना बना रही है। नीतू क्या बना रही है? खाना बना रही है। सकर्मक क्रिया के भी दो उपभेद होते हैं। अभी हमने बात की अकर्मक क्रिया के भी 3 उपभेद होते हैं और सकर्मक क्रिया के भी 2 उपभेद होते हैं। अकर्मक क्रिया के 3 उपभेद कौन कौन से होते हैं? पहला होता है अवस्थाबोधक पूर्ण अकर्मक क्रिया, जिसमें स्थिरता का बोध हमें करवाती है। दूसरा होता है गत्यार्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया और तीसरा होता है अपूर्ण अकर्मक क्रिया। और सकर्मक क्रिया के 2 भेद कौन कौन से होते हैं? एक कर्मक क्रिया और एक है द्विकर्मक क्रिया। यहाँ से भी कई बार प्रश्न बनाकर पूछे जाते हैं। एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया, अर्थात कहाँ एक कर्मक क्रिया होगी और कहाँ द्विकर्मक क्रिया होगी। यह एक कर्मक क्रिया की अगर हम बात करते हैं तो जिस क्रिया का मात्र एक ही कर्म होता है, कर्म तो होगा लेकिन अगर एक कर्म होगा तो वहाँ हम एक कर्म क्रिया की बात करेंगे। जैसे राधा कपड़े धो रही है, यहाँ एक कर्म है, राधा कपड़े धो रही है। दूसरी है द्विकर्म क्रिया। द्विकर्म क्रिया कहाँ होती है? जहाँ 2 कर्म होते हैं। जैसे 2 कर्मों में प्रथम कर्म प्राणीवाचक और द्वितीय कर्म अप्राणीवाचक होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। इन वाक्यों की क्रिया के साथ यदि क्या, किसे और किसको प्रश्नों को किया जाता है तो उत्तर जैसे राधा
पुस्तक आदि हमें मिलते हैं, वहाँ द्विकर्मक क्रिया होती है। सबसे बड़ी पहचान यही है, आप ध्यान रखेंगे, एक कर्म और दो कर्म। तो पुस्तक हमें क्या कह रही है, उदाहरण देखते हैं। जब वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म प्रयुक्त हो उसे एक कर्म क्रिया कहते हैं, जैसे दुष्यंत भोजन कर रहा है। द्विकर्मक क्रिया, जब वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त हो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं, जैसे अध्यापक जी छात्रों को भूगोल पढ़ा रहे हैं। अध्यापक जी छात्रों को भूगोल पढ़ा रहे हैं। यहाँ दो कर्म कैसे हो रहे हैं इस वाक्य में, एक तो पढ़ा रहे हैं क्रिया के साथ, और छात्रों एवं भूगोल दो कर्म प्रयुक्त हुए हैं, अतः यहाँ पढ़ा रहे हैं द्विकर्म क्रिया है। इस प्रकार से हम एक कर्म और द्विकर्म इन दोनों का ध्यान रखेंगे। जैसे आपको प्रश्न किया जा रहा है, क्या द्विकर्म क्रिया कहाँ प्रयुक्त हुई है। प्रश्न है, द्विकर्म क्रिया कहाँ प्रयुक्त हुई है। ऑप्शन है, पत्रकार ने समाचार लिखा। दूसरा है, अध्यापक ने छात्र को पुस्तक पढ़ाई। अध्यापक ने छात्र को पुस्तक पढ़ाई, वह दूसरी बार भोजन कर रहा है। तीसरा ऑप्शन, और चौथा ऑप्शन है, वह अंग्रेजी फिल्म देख रहा है। तो यहाँ जो अध्यापक है उसने छात्र को पुस्तक पढ़ाई, यहाँ दो कर्म हो रहे हैं, इसलिए इस प्रकार से आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि कहाँ एक कर्म और द्विकर्म है। आगे देखते हैं, प्रयोग तथा संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। वाक्य में क्रियाओं का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है, किस रूप में किया जा रहा है, इसके आधार पर भी क्रिया के निम्न भेद होते हैं। पहली है सामान्य क्रिया। जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हुआ हो उसे हम सामान्य क्रिया कहते हैं, अर्थात एक क्रिया का प्रयोग हुआ हो वहाँ सामान्य क्रिया आती है। जैसे महेंद्र जाता है, संतोष आई, यहाँ एक क्रिया है इसलिए यह सामान्य क्रिया के रूप में प्रयुक्त हुई है। दूसरा रूप है इसका संयुक्त क्रिया। जो क्रिया दो या दो से अधिक भिन्नार्थक क्रियाओं के मेल से बनती है उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे जया ने खाना बना लिया, हेमराज ने खाना खा लिया, अर्थात बनाना और खाना। यहाँ दो से अधिक भिन्नार्थक क्रियाएं हैं, इसलिए यहाँ कौन सी क्रिया होगी, संयुक्त क्रिया होगी। इसका भी आप ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, प्रेरणार्थक क्रिया। अब यहाँ से भी आपसे प्रश्न बनाकर पूछे जा सकते हैं कि किस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग हुआ है, किस वाक्य में भिन्नार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ है, और किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ है। देखते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया वे क्रियाएं जिन्हें कर्ता स्वयं न करके दूसरों को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है, उन क्रियाओं को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे दुष्यंत हेमंत से पत्र लिखवाता है, ये प्रेरणा है, अर्थात दूसरे से क्रिया करवाई जा रही है, वहाँ कौन सी क्रिया होगी, प्रेरणार्थक क्रिया। कविता सविता से पत्र पढ़वाती है, ये प्रेरणार्थक क्रिया होगी। एक बार आरपीएससी में प्रश्न भी पूछा गया था क्या, कि किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है। पहला ऑप्शन था लड़का बहुत पढ़ रहा है। दूसरा, किसान खेत के सूखे पेड़ कटवा चुका है। तीसरा, आप बहुत ईमानदार हैं। और चौथा, मेरे घर की छत टपकती है। तो यहाँ किसान खेत के सूखे पेड़ कटवा चुका है, यहाँ किसी और से पेड़ कटवा रहा है, कटवा चुका है, यहाँ प्रेरणा है, इसलिए प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग यहाँ हुआ है। प्रेरणार्थक क्रिया कहाँ होती है, जिस क्रिया से यह जान पड़े कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को उस कार्य को करने की प्रेरणा देता है या किसी अन्य से उस कार्य को करवाता है, तो उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। आगे देखते हैं, पूर्वकालिक क्रिया। जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई हों, जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई हो तथा उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई हो, तो पहले संपन्न होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। अर्थात दो क्रियाएं हुई हैं और एक क्रिया पहले संपन्न हुई हो, तो
तो जो पहले संपन्न हुई है वह क्रिया क्या कहलाएगी? पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। जैसे धर्मेंद्र पढ़कर सो गया, अर्थात यहाँ सोने से पूर्व पढ़ने का कार्य हो गया है, अतः पढ़कर जो क्रिया है वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। किसी मूल वस्तु के साथ कर या करके, ये ध्यान रखेंगे, मूल धातु के साथ कर या करके लगाने से हमें पूर्वकालिक क्रिया बनाने में आसानी होती है। पूर्वकालिक क्रिया जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त होती हैं, उनमें एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न होती है, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। नाम धातु क्रिया, वे क्रियापद जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि से बनते हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से, जैसे रंगना, लजाना, अपनाना, गरमाना, चमकाना और गुदगुदाना। कृदंत क्रिया, वे क्रियापद जो क्रिया शब्दों के साथ प्रत्यय लगने पर बनते हैं। प्रत्यय लगने से, जैसे चल से चलना, चलता और चलकर, लिख से लिखना, लिखता और लिखकर, इसे हम कृदंत क्रिया कहते हैं। सजातीय क्रिया, वे क्रियाएं जहाँ कर्म और क्रिया दोनों एक ही धातु से बनकर साथ प्रयुक्त होते हैं वहाँ सजातीय क्रिया होती है। जैसे भारत ने लड़ाई लड़ी। सहायक क्रिया, किसी भी वाक्य में मूल क्रिया की सहायता करने वाले पद को हम सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे अरविंद पढ़ता है, भानु ने अपनी पुस्तक मेज पर रख दी। उक्त वाक्यों में है और तथा और दी, ये सभी क्या हैं? सहायक क्रियाएं हैं। काल के अनुसार अगर हम क्रिया की बात करते हैं तो काल के अनुसार भी क्रिया के भेद हमें देखने को मिलते हैं। जिस काल में कोई क्रिया होती है उस काल के नाम के आधार पर क्रिया का नाम रख देते हैं। और काल के अनुसार क्रिया कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया। अगर हम बात करते हैं भूतकालिक क्रिया की, तो क्रिया का वह रूप होता है जिसके द्वारा बीते समय में अर्थात भूतकाल में कार्य संपन्न होने का बोध होता है। जैसे सरोज सो गई, सलीम पुस्तक पढ़ रहा था, यहाँ हमें भूतकाल का बोध हो रहा है, इसलिए इसे भूतकालिक क्रिया कहते हैं। वर्तमानकालिक क्रिया की बात करें तो हमें वर्तमान का बोध होता है, अर्थात वर्तमान समय में कार्य संपन्न होने का जब बोध होता है तो इसे हम वर्तमानकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे कमला गाना गा रही है, अर्थात अभी गा रही है कमला गाना, और विमला खाना बना रही है, अर्थात विमला अभी खाना बना रही है, तो हमें वर्तमान काल का बोध होता है। ये बहुत सरल है इनका पता करना, बस हमें काल का बोध जो होता है उसका ध्यान रखना है। भविष्यकालिक क्रिया में क्रिया का यह वह रूप होता है जिसके द्वारा आने वाले समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है, अर्थात भविष्य में काम संपन्न होगा। जैसे नीलम कल जयपुर या कल जोधपुर जाएगी, तो वह कल जाएगी, इससे हमें भविष्य का बोध हो रहा है। अशोक पत्र लिखेगा, अर्थात अशोक पत्र लिखेगा। अगर अशोक पत्र लिख रहा है होता तो यह वर्तमान और लिख चुका होता तो इसे भूतकालिक क्रिया कहते हैं। अगली कक्षा में हम विकारी और अव्यक्त शब्दों का अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।